अभी मैं जब इधर स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा होने वाला था तो गौतम बंसोड़े का उधर से मुझे टेलीफोन आया और कहने लगा कि वो जो राणा है वो 40-50 लोग लेकर सड़क पर पुलिस की मदद से मेरी गाड़ी को रोका। मैंने कहा उसके पास इतनी ताकत कहाँ है? कहा कि मेरी पुलिस की मदद से करा। मैंने कहा किसकी पुलिस है? कहा कि सरकार तो बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार तो पुलिस भी बीजेपी की है, आरएसएस की है, तो आरएसएस बीजेपी के लोग गद्दारों की मदद कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस को कहना चाहता हूं यहां से, क्योंकि ये सारे देश में और दुनिया में जा रहा हूं, दुनिया में जा रहा हूं, ये देखिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। उत्तर प्रदेश के पुलिस को चेतावनी देता हूं यहां से तुरंत कि वो सड़क खाली कर दे, नहीं तो सारा उत्तर प्रदेश बंद करवा दूंगा। मुझे समझ में, आप लोगों को समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। तुम लोगों की जरूरत ब्राह्मणों को कितनी है? मुसलमानों का घर जलाने के लिए, तुम्हारे हक और अधिकार देने के लिए तुम हिंदू नहीं हो। और अगर होते तो 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं करते। उसमें 5 लाख छोड़ दिया जाए तो 3 गुना SC ST OBC के लोग है। 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को निकाला। सारे देश भर में प्रचार क्या किया? आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ने आसाम से मुसलमानों को निकाला, मुसलमानों को निकाला, मुसलमानों को निकाला, मुसलमानों को निकाला। अरे 5 लाख निकाला भाई, बाकी तो 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को निकाला। ये सारे देश भर में अमन मेश्राम ने बताया, ये किसी ने नहीं बताया, किसी को पता नहीं था। आसाम में जब निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, वहाँ SC ST OBC के लोग हमारे वामसेफ के लोगों को मिले, कहने लगे कि इसमें आप लोग मदद करें। तो हमारे लोगों ने कहा कि आसाम में तो बहुत ज़्यादा वामसेफ मजबूत नहीं है, मगर सारे देश भर में वामसेफ बहुत मजबूत संगठन है और एक आदमी आपकी मदद कर सकता है। कहा कौन? वामन मेश्राम। ये कहाँ मिलेगा? कहा दिल्ली में। दिल्ली तो कहा हम जिंदगी में कभी नहीं गए, तो कैसे जाए? तो हमारे 2 कार्यकर्ताओं ने उनके 5 लोगों को लेकर आए दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कितने लोग इकट्ठा कर सकते हो? ये कहा कई हजार लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो गुवाहाटी में, आसाम के कैपिटल में, राजधानी में कई हजार लोग इकट्ठा किए। मैंने उनको पूछा, पब्लिक मीटिंग में मैंने उनको पूछा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आसाम में जब आंदोलन चल रहा था, तब तुम SC ST OBC के लोग क्या कर रहे थे? तो SC ST OBC के लोगों ने मुझे कहा कि हम खदेड़ने वाले आंदोलन में शामिल थे, खदेड़ने वाले आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने पूछा, जब खदेड़ने वाले आंदोलन में शामिल थे तो अब तो उन्होंने खदेड़ दिया ना, अब क्या चिंता है? आपने उनको जिस काम के लिए साथ दिया था तो खदेड़ दिया, अब क्या समस्या है आपकी? हमारा ही नंबर लगा। तो हमने पूछा तो क्या उस समय मुसलमानों का नाम बता था? मुसलमानों का बताया था, नाम मुसलमानों का बताया था, और खदेड़ने का काम 3 गुना SC ST OBC को किया। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों को SC ST OBC के लोगों की जरूरत नहीं है, मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए जरूरत है। ये आप लोगों को सोचना है कि आप कौन से लेवल के हिंदू हो, इस्तेमाल करने लायक हिंदू हो कि नहीं। इस्तेमाल समझते हो? इस्तेमाल के लिए आपको थोड़ा बात समझाता। आप कभी कभी दोपहर में, शाम को, सवेरे, रात में सोकर सवेरे उठने के बाद टॉयलेट जाते हो ना, खाना खाते हो, सवेरे टॉयलेट कर देते हो, है? खाने का यूज करते हो और टॉयलेट फेंक देते हो, यूज एंड थ्रो, है? उसी तरह से ब्राह्मण लोग तुम लोगों का टॉयलेट की तरह यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। हमारे लोगों को अगर इतना समझाने के बाद समझ में नहीं आता तो मैं कौन से लेवल तक गिरूं और कौन से लेवल तक गिरूं आपको समझाने के लिए? कोई लेवल तो रखना पड़ेगा ना समझाने की। इतने लेवल
तक हमारे लोगों को वो लोग जो है गिराकर उनका इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो कर देते हैं। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ। और वहाँ जब उन लोगों को ये बात मैंने समझाई तो मैंने कहा ये तुम्हारा मामला तो बहुत क्रिटिकल है। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आकर 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। जब भारत बंद का ऐलान किया तो 5 लाख मुसलमान भी थे उसमें, तो मुसलमानों ने भी भरभरा कर साथ दिया। SC ST OBC के लोगों ने साथ तो दिया ही दिया, मुसलमानों ने भी सारे देश भर में साथ सहयोग दिया। तो दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा भारत बंद किया। जब दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा भारत बंद किया तो भारत बंद करने के बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत दिल्ली में बैठे। बैठने के बाद सोचा उन्होंने कि वामन मेश्राम SC ST OBC को पिछले 50 साल से हम मुसलमानों से लड़ा रहे हैं, मुसलमानों से भिड़ा रहे हैं, और 29 जनवरी 2020 को वामन मेश्राम ने जिनको हम आपस में लड़ा रहे थे, भिड़ा रहे थे, दोनों को इकट्ठा किया। जिनको 50 साल से लड़ा रहे थे उनको वामन मेश्राम ने इकट्ठा किया। और अगर हमने ये जो CAA का कानून है अगर ये लागू कर दिया तो सारे देश भर में SC ST OBC प्लस मुसलमान और ज्यादा मजबूती से इकट्ठा आ जाएंगे। और अगर मजबूती से इकट्ठा आ गए तो ये सारे लोग इकट्ठा होने के बाद ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, ये सवेरे हमारा नाश्ता बनाकर खाएंगे। इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो लो मेरे बच्चों, तो सवेरे हम लोगों को नाश्ता बनाकर खाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने 29 जनवरी 2020 को हमने CAA के विरोध में भारत बंद किया। 20, 21, 22, 3 साल हो गए, अभी तक CAA का कानून लागू नहीं हुआ। और मैंने चेतावनी दिया अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, लागू करोगे दोबारा भारत बंद कर दूंगा। क्यों भारत बंद? क्यों? तो हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, हमारे पास कौन सा काम धंधा है? अभी भारत बंद करने के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूं जानते हो? आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाकर वायरल कर देता हूं, फिर सोने के लिए चला जाता हूं। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, भारत बंद करना शुरू कर देते हैं और मैं सोते रहता हूं। मैं क्यों सोते रहता हूं? क्योंकि 47 साल तक जागता रहा, संगठन बनाता रहा, विशाल संगठन बनाया। उस संगठन के आधार पर सारे देश के लोग जो है वो भारत बंद करते हैं, तो मुझे अब वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जो किया वो बता रहा। इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा फेंकता है वैसा फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं, सबूत के तौर पर बता रहा हूं कि जिस नरेंद्र मोदी को RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, बहुत शक्तिशाली नेता है। चलो मैं भी मान लेता हूं, है नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर उसका पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली नेता है? अब आया ना सब? समझ में आना जरूरी है, समझाना जरूरी है। यही मैं समझा रहा हूं। बुनियादी बात कि इतने साल से इतना विशाल संगठन बनाया, इतनी संगठित शक्ति का निर्माण किया। दुनिया वाले क्या कहते मालूम है? दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो संगठित शक्ति के बगैर परिवर्तन संभव नहीं है। सारे दुनिया के लोग, जितनी भी दुनिया में क्रांतियां हुई वो सब संगठित शक्ति के बदौलत हुई। वो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, वो संगठित ताकत हमने निर्माण की भारत में। वो संगठित शक्ति निर्माण करने की वजह से RSS के लोगों को, BJP के लोगों को क्या लगता है मालूम? RSS के लोगों को क्या लगता है? RSS के लोगों को देखो क्या लगता है, आपको बता दो।
प्रधानमंत्री हमारा, क्या लगता है आरएसएस को? प्रधानमंत्री हमारा, केंद्र की सरकार हमारी, 17 राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता हमारे, कई हजार एमएलए हमारे, 303 मेंबर पार्लियामेंट हमारे, इतना सारा हमारा है, मगर भारत बंद वामन मेश्राम का साला ये समझ में नहीं आता। ये सारा कुछ हमारा है मगर भारत बंद वामन मेश्राम का होता है, साला ये समझ में नहीं आता। भारत बंद वामन मेश्राम का क्यों होता है? क्योंकि वामन मेश्राम ने भी पिछले 47 साल से इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया, और इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण करने के बाद जब उनको लगा कि अब इसको रोकना संभव नहीं है, तो फिर हमारे अंदर के दलालों को, भड़वों को उन्होंने खाद पानी खिलाने की कोशिश की और उन कमजोरों को ढूंढने की कोशिश की कि कौन कौन कमजोर है। उन कमजोरों को ढूंढकर उन लोगों को संगठन तोड़ने के काम पर लगाए। ये समझ आया? सबूतों के साथ बता रहा हूं। वो परेशान हो गए, केंद्र सरकार हमारी, प्रधानमंत्री हमारा, विरोधी पार्टी के 17 राज्यों में लोग हमारे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, इसके बावजूद भी भारत बंद वामन मेश्राम का, तो इसको रोक लगाना जरूरी है। ये संगठित शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसके साथ आमने सामने पंगा लेना संभव नहीं है। ब्राह्मणों ने 1818 को भीमा कोरेगांव में पंगा लिया था। 28,000 पेशवा ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों से, 500 पुरखों से पंगा लिया था। 500 पुरखों ने हमारे 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। 500 हमारे पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। मैं उसी के खानदान का हूँ, इसे लकड़ी लेकर भी नहीं चलता, मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ। उनको मालूम है वामन मेश्राम को छुआ भी तो बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में, और वो समाज में 3.5% से ज्यादा नहीं है। गुजरात में तो 1.5 भी नहीं है, गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये लोग जो है आमने सामने के लड़ाई में टिक नहीं सकते। इसलिए हमारे अंदर के दलालों और भड़वों को उन्होंने पकड़ा। आप बोलेंगे सबूत क्या है? देखो, हजारों सालों से उन्होंने हमारे लोगों को जातियों में, टुकड़ों में बांटने का काम किया। ब्राह्मणों ने टुकड़ों में बांटने का काम किया, तो बांटने का लक्षण ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई हमारे ही समाज का आदमी हमारे आंदोलन को बांटने का काम करता है, संगठन को बांटने का काम करता है, तो बांटने का लक्षण तो ब्राह्मणों का है। बांटने का जो लक्षण है वो तो ब्राह्मणों का है। इसका मतलब है बांटने का काम हमारे लोगों ने नहीं किया, हमारे दुश्मनों के इशारे पर हमारे दलालों और भड़वों लोगों ने किया। उन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम करने की वजह से हमने उनको गद्दार कहा, बेवजह नहीं कहा। हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम किया, इस वजह से उनको हमने गद्दार कहा। अगर उन्होंने हमारे दुश्मनों को परास्त करने का काम किया होता तो हम गद्दार क्यों कहते? हमारे आंदोलन को, जिस आंदोलन के द्वारा हम अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं, आंदोलन के द्वारा 6,247 जाति के टुकड़ों को जगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो उसको तोड़ने का षड्यंत्र उन्होंने किया। तोड़ने का काम किया, इसलिए तोड़ने वालों को हमने गद्दार कहा। किसी को भी गद्दार नहीं करे, किसी को भी गद्दार नहीं करे। तोड़ने का काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम गद्दार कह रहे हैं, सभी को गद्दार कहने का काम नहीं कर रहे। जो हमारे आंदोलन को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं उनको
गद्दार कहने का काम है। तो इसलिए मैं आपको जो विषय है उस विषय से संबंधित बात आपको बता रहा हूं कि सामाजिक गद्दारों की विचारधारा को विनाश कैसे किया जाए। तो विनाश करने के लिए क्या करना होगा? गद्दारों की विचारधारा का विनाश करने के लिए क्या करना होगा, यह विषय है। क्या करना होगा? तो सबसे पहले गद्दारों को पहचानो। आप गद्दारों की विचारधारा को समाप्त करना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं, एक फिजिकली खत्म करना और एक विचारधारा को खत्म करना। दो है। फिजिकली खत्म करने के लिए चाकू छुरी बंदूक गोली मारना पड़ेगा, हम उसके समर्थन में नहीं है? मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं, नहीं तो कल बोलोगे मोहम्मद मेश्राम ने बिजनेस करने के लिए कहा था इसलिए मैंने बिजनेस कर दिया है? मेरे दिमाग में ये विचार नहीं था। वो अमन मेश्राम का भाषण सुना और उसने कहा था बिजनेस करो, तो इसलिए मैंने बिजनेस कर दिया। ऐसा कल लोग कह सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है फिजिकली समाप्त करना, जिसके हम समर्थन में नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि बिजनेस करने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है गद्दारों को पहचानो। तो मैंने आपको गद्दारों को पहचान करने के लिए बताया कि जो हमारे आंदोलन को तोड़फोड़ करने का काम करेगा। हो गया पहचान? यानी आपको, क्योंकि आप डॉक्टर हो नहीं, डॉक्टर तो वामन मेश्राम है, तो आपको कंपाउंडरों को भी मालूम होना चाहिए कि साला ये गद्दार कौन है। केवल डॉक्टरों को ही मालूम होने से अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो कभी कभी डॉक्टरों को कंपाउंडरों से काम लेना पड़ता है। तो मैं अकेला ही अगर मान लो जानता हूं, पहचानता हूं, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि गद्दार कौन है, तो गद्दारों को पहचानो। तो गद्दारों को पहचान करने का तरीका क्या है? गद्दारों को पहचानने का तरीका है कि वो हमारे संगठित आंदोलन को तोड़फोड़ करने का काम कर रहा है क्या? अगर कर रहा है, हाँ गद्दार। ओके, पहचान आपको मालूम होना चाहिए। कौन कर रहा है? जो तोड़फोड़ करने का काम करेगा, हाँ वो गद्दार है। हो गया मालूम? अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। हो गया, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है। दूसरी बात, पहचान हो गई, आपने गद्दार को पहचान लिया। पहचानने के बाद क्या करना है? पहचानने के बाद आपको गद्दार की समाज को पहचान कराना है। तो आपकी अकेले की पहचान हो गई। आपकी अकेले की पहचान होने से बिजनेस नहीं होने वाला। बिजनेस करना है तो गद्दार की पहचान समाज के लोगों को करवाओ। अच्छा, समाज के लोगों को क्यों करवाओ? समाज के लोगों को उस पहचान को करवाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि समाज उनका समर्थन करने का काम ना करे। तीसरी बात, अगर आपने समाज को गद्दार की पहचान करवा दिया तो समाज उनका समर्थन करना बंद कर देगा। अभी गद्दार लोगों का अधिवेशन उधर लगा हुआ है, यही सुरेंद्र 60-70 लोग हैं, ऐसा सुनने में आया है। वो भी दोपहर के बाद चले गए हैं, ऐसा भी पता चला है कि वो दोपहर तक खाना खाने तक थे, बाद में चले गए हैं। तो इस तरह से वो लोग जो है, उन लोगों की पहचान करा दो समाज में। समाज में पहचान कराने के बाद समाज उनका समर्थन करना बंद कर देगा। जब गद्दारों को समर्थन करना बंद कर देगा तो उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। आंदोलन के लिए ऑक्सीजन क्या है? बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये है ऑक्सीजन। आंदोलन के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है: बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। अगर ये 5 चीजें उनका समाज देना बंद कर दे, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो चाकू छुरी बंदूक गोली चलाए बगैर भी उसका बिजनेस हो जाएगा।
ये लोकतांत्रिक तरीका बिजनेस करने, चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत है। तो आपको समाज में गद्दारों को, चेहरों को जो आप जानते हो उन लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, और अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। अभी देखो, ये लोग, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, विदेशी देशों को डील करने वाला खुफिया तंत्र उनके पास है। दूसरा खुफिया तंत्र है वो है आईबी। मुझे पिछले महीने 12 स्टेट के लोगों ने बताया था कि आईबी के लोगों ने हमें टेलीफोन किया। अभी मुझे 34 लोगों ने अभी तक टेलीफोन करके बताया कि भारत सरकार का जो आईबी विभाग है, आईबी सवेरे 9 बजे प्रधानमंत्री को इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में डेली रिपोर्ट करना पड़ता है। आप अंदाजा लगाओ आईबी कितना शक्तिशाली संगठन है। बॉम्बे में एक एटीएस का प्रमुख, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पिछले बार जब पाकिस्तान का हमला हुआ था ना, उसमें वो एटीएस प्रमुख जो है वो मारा गया था। हेमंत करकरे को मारा गया था। तो हेमंत करकरे को आईबी के लोगों ने मारा था। हेमंत करकरे एटीएस प्रमुख था, यानी पुलिस विभाग का एटीएस प्रमुख था। और तो वो पूरा मतलब उसको जैकेट पहन कर गया था, उसको मैदान में भेजा गया था। वो भेजा भी आईबी ने। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब मैंने देखा अरे कमांडर को मैदान में नहीं भेजा जाता भाई, कमांडर को तो फौजियों का संचालन करने के लिए रखा जाता है, ये कमांडर को कैसे भेजा? तो पता चला आईबी ने उसको भेजा। भेजने के बाद आईबी ने ही उसको गोली मारने के लिए कहा। तो आईबी के लोगों के इशारे पर पुलिस वालों ने उसको गोली मारा। फिर कुछ देर के बाद आईबी के लोगों को पता चला अरे वो तो जैकेट पहना हुआ था, मरेगा कैसे? तो एक अधिकारी को, बॉम्बे के अधिकारी को भेजा, और जाओ देखो मरा कि नहीं मरा। तो वो जाके देखा, कहा कि नहीं मरा नहीं, अभी भी थोड़ा है। तो आईबी को पूछा क्या करे, कहा यहां गोली मार, क्योंकि यहां तक तो जैकेट है। तो यहां कई गोलियां मारी। हसन मुशर्रफ नाम का स्टेट लेवल का पुलिस ऑफिसर है, उसने खुद लिखा ये रिकॉर्ड में। वो आईबी के 34 कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हेमंत करकरे को बॉम्बे में मारा, वो आईबी के लोगों ने हमारे बामसेव के 34 लोगों को टेलीफोन किया। मैं खास बात आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखो। प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बामसेव को, भारत मुक्ति मोर्चा को, बहुजन क्रांति मोर्चा को तोड़ने के कार्यक्रम पर आरएसएस बीजेपी के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। और क्यों तोड़ने का काम किया जा रहा है? तो सरकार उनकी है मगर भारत बंद हमारा है। इतनी बड़ी हमारी ताकत हो गई है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बामसेव को तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। 34 कार्यकर्ताओं ने अभी तक मुझे टेलीफोन पर बताया कि आईबी का टेलीफोन आया। तो मैंने पूछा क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि वो जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं उनको कितना समर्थन है, मोहम्मद मेजरान कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा समर्थन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आईबी के लोग पर्टिकुलर सवाल पूछ रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था क्या पूछ रहे, मैंने पूछा उनको, उन्होंने मुझे बताया ये बोल रहे, ये पूछ रहे। तो मैंने उनको पूछा फिर आपने क्या कहा उनको?
कहा कि नहीं, मोहम्मद मेश्राम को ही समर्थन है, सारा समर्थन मोहम्मद मेश्राम को ही है। अच्छा, मतलब उनका गद्दारों का असर ज्यादा नहीं है? नहीं। कहा कि सबूत, कहा 11-12 की नागपुर की मीटिंग देख लो, ओवर क्राउडेड मीटिंग। फिर 5 दिन का हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग देखो, परमार साहब ने अभी बताया, उसका फोटोग्राफ सारे देश भर में घोषित हुआ। 31 तारीख को औरंगाबाद में विराट कार्यक्रम हो गया ना। और अभी आप लोग बोल रहे यहाँ भी बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, और लोगों को खाना कम पड़ गया है तो और पकाकर खिलाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है आईबी के लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि समर्थन तो मोहम्मद मेश्राम को ही है, किसी को समर्थन नहीं है, गद्दार को समर्थन नहीं है, मोहम्मद मेश्राम को ही समर्थन है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर लेवल पर आईबी को इस काम पे लगाया गया है, पुलिस वालों को इस काम पर लगाया गया है कि वो हमारे काम में हस्तक्षेप करके गद्दारों की मदद करने का काम करें। 3 दिन पहले मुझे दिल्ली से खबर आई कि जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस अकाउंट को उन्होंने पाबंदी लगाई थी। फिर हमने सारे दस्तावेज दिए, दस्तावेज देने के बाद अकाउंट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अभी 2-3 दिन पहले खबर आई दोबारा पाबंदी लगा। इसका मतलब है केंद्र सरकार के लेवल पर गद्दार कमजोर पड़ गए, उसको मदद करने के लिए दिल्ली के पुलिस की उनको मदद दे रहे हैं। अभी मैं जब इधर स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा होने वाला था तो गौतम बनसोड़े का उधर से मुझे टेलीफोन आया और कहने लगा कि वो जो राणा है वो 40-50 लोग लेकर सड़क पर पुलिस की मदद से मेरी गाड़ी को रोका। मैंने कहा उसके पास इतनी ताकत कहाँ है? कहा कि नहीं, पुलिस की मदद से कर रहा है। मैंने कहा किसकी पुलिस है? कहा कि सरकार तो बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार तो पुलिस भी बीजेपी की है, आरएसएस की है, तो आरएसएस बीजेपी के लोग गद्दारों की मदद कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस को कहना चाहता हूं यहां से, क्योंकि ये सारे देश में और दुनिया में जा रहा है, दुनिया में जा रहा हूं, ये देखो ये जा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। उत्तर प्रदेश के पुलिस को चेतावनी देता हूं यहां से सुरेंद्र नगर से कि वो सड़क खाली कर दे, नहीं तो सारा उत्तर प्रदेश बंद करवा दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं लगती है, बस ऐसा बोलने भर की जरूरत है, लोग सड़क पर उतर जाएंगे। जैसे मैं पागल हूँ ऑल इंडिया का, तो लोग जिले जिले में पागल लोग बहुत है, तो ऐसे लोग सड़कों पर उतर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश बंद हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को कहता हूं कि वो राणा जिसने लोगों को लेकर हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की, और अगर उसको अरेस्ट नहीं किया तो सारे उत्तर प्रदेश में हम बंद करवाएंगे, और फिर सारे देश भर में बंद करने के लिए मुझे केवल वीडियो बनाने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी मेहनत बहुत 45-46 साल कर चुका हूं। तो इसलिए आज आरएसएस बीजेपी की सरकार और उनके पुलिस वाले गद्दारों की मदद कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है? उन लोगों की ताकत नहीं है कि हमें रोक लगा ले, उनके पास औकात नहीं है कि हम लोगों की ताकत को रोक लगाने का काम करें। वो पुलिस की मदद से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस गैर कानूनी तरीके से काम करेगी तो सारे देश भर में हमारे पास संगठन शक्ति है, संगठन शक्ति के बल पर उनका मुकाबला करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस को सुरेंद्र नगर से चेतावनी देता हूं, गाली करो, नहीं तो फिर ज्यादा बड़े पैमाने पर एक्शन करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सारे देश भर में अगर हिंसा हो गई तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।
साथियों, मैं आप लोगों को सबूतों के साथ बता रहा हूं। मैं बगैर सबूत के कोई बात कहने का आदी नहीं हूं, बगैर सबूतों के कोई बात बोलने का कहने का आदी नहीं हूं। सबूतों के आधार पर बात कर रहा हूं कि वो लोग हमारे आरएसएस बीजेपी के मदद से हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। तो उनका मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि हम लोग संगठित रूप से उसका। अब आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। तो वो जोश की वजह से कुर्सी टूट गई होगी, क्योंकि जो हमारे लोगों का जोश बढ़ रहा है, वो कुर्सी जो है वो जोश बर्दाश्त नहीं कर रही है, इसलिए टूट गई होगी। कोई बात नहीं है। अरे कुर्सी टूट गई है तो जिस किसी का कॉन्ट्रैक्टर की कुर्सी होगी पैसा भर देंगे, चिंता मत करो। तो पैसा आप लोगों ने दिया, कई लाख रुपया दिया है, हैं? पैसे की क्या है? पैसे की तो बरसात जो है सारे देश भर में लोग मुझे लाइन लगा कर देते हैं और मैं सारा पैसा आंदोलन के लिए खर्चा करता हूं। आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। आखिरी बात क्या है? देखो, अब बिजनेस करने के लिए आखिरी बात क्या करना होगा? एक साधारण लोगों के तौर पर मैं तो दिमाग से काम लेने वाला आदमी हूं, मगर हर आदमी दिमाग से काम नहीं ले सकता। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो? तो जो गद्दार है समाज में उसका बहिष्कार करो। देखो, बहुत खास बात समझा। बाबा साहब आम्बेडकर के समय में जो बाबा साहब आम्बेडकर के साथ गद्दारी करते थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर के समय के लोगों ने उन पर बहिष्कार डाला। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बाबा साहब आम्बेडकर के समय में ऐसा हुआ था, उन पर बहिष्कार डाल दिया था। बहिष्कार डालने से बहिष्कार में क्या क्या करते थे? बहिष्कार का एक तरीका है, हुक्का पानी बंद। लोग बोलते, गांव के लोग बोलते, मैं देहाती आदमी हूं, बोलते हुक्का पानी बंद। तो हुक्का पानी बंद का क्या मतलब है? हर प्रकार का बहिष्कार डालने का। उसके घर में बेटे की शादी है, नहीं जाने का। उसके बेटी की शादी है, नहीं जाने का। उसके बेटे को बेटी नहीं देने का। उसके बेटी को घर में नहीं लाने का। बहिष्कार, यानी उसको बहिष्कार कर देने का। सबक सिखाना पड़ेगा ना, जो गद्दारी करेगा उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो समाज के लेवल पर ऐसे लोगों को बहिष्कार करो। पहले तो एक बार जाके समझाओ, समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। गोविंद भाई बराबर है, यही बोलता हूं ना, समझाओ। हम आखिर हमारा ही आदमी है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल टाइप का है, ओबीसी का साला है हमारा। अब हमारा है, दांत भी हमारे, वोट भी हमारे। अगर इन दांतों ने वोटों को काटा तो दर्द तो साला अपने को ही होता है, क्योंकि दांत भी हमारे, वोट भी हमारे। तो इसलिए है तो हमारा ही। इसलिए 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ रहा है, बहिष्कार डालो। रीजनेबल बात बता रहा हूं, तर्कसंगत बात बता रहा हूं। यानी पहले समझाओ, दोबारा समझाओ, तीसरी बार समझाओ, नहीं अच्छा बहिष्कार। ये बोल के आ जाओ, बहिष्कार है। आखिरी एक बात हो गया। उसके बाद इससे काम नहीं चलेगा, केवल बहिष्कार डालने से काम नहीं चलेगा। हमारा आंदोलन केवल बहिष्कार डालने से कैसे बढ़ेगा? तो आंदोलन को आगे बढ़ाओ। एक है बहिष्कार करो और एक है आंदोलन को आगे बढ़ाओ। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास जिला लेवल में संगठन है तो तहसील लेवल पर संगठन बनाओ। तहसील लेवल पर संगठन है तो ब्लॉक लेवल पर संगठन बनाओ। ब्लॉक लेवल पर संगठन है तो ग्राम पंचायत लेवल पर संगठन बनाओ। ग्राम पंचायत लेवल पर संगठन है तो गांव लेवल पर संगठन बनाओ। यानी गांव में 6.5 लाख गांव है तो 6 लाख गांवों में हमारा संगठन बनाओ। अगर 6 लाख गांवों में एससी एसटी ओबीसी का अगर आपने संगठन बना लिया और ब्राह्मणों को शादी में बुलाना बंद कर दिया, मौत में बुलाना बंद कर दिया, जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद के संस्कार में ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दिया, उसकी चर्बी 2 महीने में घट जाएगी।
लिख देता हूं। अगर आप लोग उसको जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद के संस्कार में बुलाते हो, इस वजह से उसकी चर्बी है। अगर आप लोगों ने बुलाना बंद कर दिया तो दक्षिणा बंद हो जाएगा। दक्षिणा बंद होते ही बंद होते ही जो चर्बी मनो और टनो चर्बी चढ़ी हुई है एकदम 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम आपको करना होगा। हमें अपना संगठन, मैंने 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैलाया। बहुत कुछ कर दिया मैंने, बाकी आप करो, गांव तक फैलाओ। अभी आपको गांव में जाके फैलाना है, जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। हमारे पास उद्देश्य है, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास कार्यक्रम है। लोगों को केवल समझाने की जरूरत है। अगर आप समझाओ, हमारे पास ऐसी विचारधारा है, अगर आपने समझा दिया और उनको समझ में नहीं आया, ऐसा भारत में कहीं पर भी नहीं होता है। अगर आपने समझाया तो हर एक को समझ में आता है, और अगर समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो समझने का उसका डीएनए खराब है। उसका डीएनए खराब है। तो डीएनए जिसका खराब होगा उसको तो अल्लाह ताला भी अगर आ गया तो भी सुधार नहीं सकता है। तो इसलिए उसको सुधारने के झंझट में मत पड़ो। उसको सुधारने के बजाय अपने आंदोलन को विशाल बनाओ। तो आंदोलन को विशाल बनाओगे तो जो टेढ़ा चलता है उसको सीधा करना आसान होता है। जब कोई रिक्वेस्ट से नहीं मानता है तो फिर आंदोलन की शक्ति उसका उपाय है। ये बात ध्यान रखो। इस तरीके से समस्या का समाधान किया जा सकता है। और अगर 6 लाख गांव में अगर आप अपने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगा देते हो तो इस देश में कांग्रेस की सरकार कई साल तक रही, अभी बीजेपी की सरकार है 8 साल से। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का संगठन हमारा ही है। कांग्रेस का था, उसके बाद बीजेपी का था, अब तीसरी बार हमारा ही है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन हमारा ही है। तो दिल्ली में हमारा ही राज आने वाला है, तय है। मैं तो आंख लगा के देख रहा हूं। हमारे लोगों को आंख खुली रख के दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं घर में बैठकर ये बातें नहीं कह रहा हूं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। कांग्रेस के पास भी था, उनको राष्ट्रीय स्तर की सत्ता मिली। बीजेपी के पास भी था, उसको राष्ट्रीय स्तर की सत्ता मिली। आज राष्ट्रीय स्तर का संगठन और शक्ति हमारे पास है। हमारे लोगों को ही ये मिलने वाला है। और ज्यादा समय नहीं, 10 साल। 10 साल में 20 बार भारत बंद करूंगा। 10 साल में 20 बार भारत बंद करूंगा, 6 महीने में एक बार। 10 साल में 20 बार भारत बंद करने के बाद कोई भारत का शेड्यूल कास्ट, भारत का शेड्यूल ट्राइब, भारत का OBC, भारत का माइनॉरिटी नहीं बचेगा जिसको ये पता नहीं चलेगा कि उसकी लड़ाई वामन में सब नहीं लड़ रहा है यही मालूम होगा। और अगर लड़ रहा है ये मालूम हो गया तो वो समर्थन नहीं देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। समर्थन देगा हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में होगा। इसलिए दिल्ली की सत्ता आने वाले समय में हमारे लोगों की राह देख रही है। वेटिंग फॉर यू। आप लोगों की राह देख रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा अरे कैसे संभालेंगे, अरे तो बहुत लोग संभालने वाले हो गए हैं। अभी कोई नरेंद्र मोदी जैसा आदमी देश संभाल रहा है, इससे और छोटा आदमी संभाल लेगा। तो वह आप लोगों को इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और आने वाले समय की लड़ाई के लिए
जो काम करने के लिए मैंने आपको कहा, एक बहिष्कार का अस्त्र है और एक हमारे संगठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का अस्त्र है। इस पर आप अमल करो तो आपको सफलता हर हालत में मिलेगी, हर स्थिति में मिलेगी, हर परिस्थिति में मिलेगी। इतना मैं वादा करता हूँ। ये वादा किसी मंत्री का वादा नहीं है, ये डेली लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का वादा है। इस वादे पर आप लोग यकीन करेंगे, पहले भी आप करते आए हैं, आगे भी करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।